हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा का जो टॉपिक है वो परमाफ्रॉस्ट के नाम से है। परमाफ्रॉस्ट आखिर क्या वजह हुई कि हमने इस टॉपिक को CSS के स्टूडेंट्स के लिए चुना। चलते हैं टॉपिक की तरफ। परमाफ्रॉस्ट दरअसल हज़ारों साल से जमी वो ज़मीनी चट्टानें हैं जो मुस्तकिल बर्फ़ तले दबी हैं। यूँ तो हर वो ज़मीन परमाफ्रॉस्ट कहला सकती है जो कम अज़ कम 2 साल से बर्फ़ तले जमी हुई हो, मगर दरअसल परमाफ्रॉस्ट ज़मीन का वो हिस्सा है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तकरीबन 1/4 बनता है, जहाँ ज़मीन साल भर जमी रहती है। खुसूसन साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का के आर्कटिक रीजन्स को परमाफ्रॉस्ट रीजन माना जाता है। इंसानी जिस्मों से लेकर 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट होने वाली वुली मैमूथ की लाशों तक और बहुत से ऑर्गेनिक मैटर से भरी ये हज़ारों साल से जमी ज़मीन परमाफ्रॉस्ट कहलाती है। परमाफ्रॉस्ट नामी बर्फ़ से जमी और ढकी ये ज़मीन दरअसल ग्लोबल वार्मिंग को मज़ीद बढ़ावा देने वाली गैसों और कार्बन का एक बहुत बड़ा ज़मीन के नीचे दबा हुआ एक दरअसल स्टोर है, और इसी परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से इन गैसों की पैदाइश हो रही है और ये हवा में शामिल हो रही है। परमाफ्रॉस्ट का ये रीजन ग्रीन हाउस गैसेस और CFCs का एक स्टोर है। अगर ये स्टोर किसी वजह से खुल जाता है तो यहाँ मीथेन की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद हो सकती है जो अर्थ एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाएगी, और हालिया तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में ऐसा होना शुरू हो चुका है। और परमाफ्रॉस्ट का पिघलना मीथेन गैस की पैदाइश तेज़ी से ओजोन डिप्लीशन का सबब बन रही है। क्लाइमेट चेंज एंड डी परमाफ्रॉस्ट कार्बन फीडबैक के उन्वान से 2015 के अंदर एक स्टडी मुकम्मल की गई, यानी कि आज से अगली सदी के आगाज़ तक 92 बिलियन टन कार्बन एमिशन परमाफ्रॉस्ट के पिघलते रीजन में हो सकता है, जो पिछले 300 साल में होने वाली पूरी दुनिया के कार्बन एमिशन का 20% बनता है। परमाफ्रॉस्ट दरअसल हज़ारों साल से जमी वो ज़मीनी चट्टानें हैं जो मुस्तकिल बर्फ़ तले दबी हुई हैं। यूँ तो हर वो ज़मीन परमाफ्रॉस्ट कहला सकती है जो कम अज़ कम 2 साल से बर्फ़ तले जमी हुई हो। ज़मीन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तकरीबन 1/4 हिस्सा परमाफ्रॉस्ट कहलाता है, जहाँ ज़मीन हर साल जमी रहती है। ज़मीन पर बढ़ते टेम्परेचर और दुनिया के परमाफ्रॉस्ट रीजन के पिघलने से आज दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना समंदर के लेवल में इजाफे का सबब बन सकता है। तकरीबन 35 मिलियन लोग परमाफ्रॉस्ट जोन के ऊपर बने शहरों या टाउन्स में रहते हैं। एक सदी के दौरान $5.5 बिलियन के स्ट्रक्चर को परमाफ्रॉस्ट पिघलने और दीगर क्लाइमेट चेंज से नुकसान पहुंचा है। और यूं जमीन के गर्म हो जाने से बेदार होने वाले कुछ बैक्टीरिया और वायरस परमाफ्रॉस्ट की सर्द और तारीख कैद में हजारों साल से मौजूद थे, अब वो आज़ाद हो रहे हैं। इन ज़ॉम्बी पैथोजेंस के जागने का तस्वुर कितना खौफनाक लगता है, और इन एंशिएंट जर्म्स से कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, ये सवाल अभी तय होना बाकी है। और हालिया तौर पर रशिया में मौजूद साइबेरिया में 2016 के अंदर एंथ्रेक्स की वबा इस बात का खुला सबूत है, जहां पे बैक्टीरियाज ने 2500 जानवर, जिनमें साइबेरियन हिरन शामिल थे और दूसरे जानवर भी थे, उन्हें मुतासर किया। इन सब ने पिघलते हुए परमाफ्रॉस्ट की तबाहकारियों को बेनकाब कर दिया है। आज ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन से होने वाली तवील और देरपा असरात के नतीजे में साइबेरिया, रशिया समेत कई मकामात पर मौजूद परमाफ्रॉस्ट रीजन ग्लोबल वार्मिंग की बिना पिघल रहे हैं। NSIDC के साइंसदानों का अंदाजा है कि 1910 के मुकाबले में आज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 10% फ्रोजन लैंड की कमी हो चुकी है। एक हालिया रिसर्च से पता चलता है कि हर इजाफी 1.8 फ़ारेनहाइट्स या 1 डिग्री सेल्सियस गर्मी के इजाफे से मजीद 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स परमाफ्रॉस्ट रीजन पिघल सकता है। और यहाँ तक कि अगर पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बताए गए टारगेट्स को दुनिया के तमाम ममालिक हासिल कर लें, तब भी दुनिया से 2.5 मिलियन फ्रोजन लैंड को कम हो जाने का खतरा फिर भी बरकरार रहेगा। ये पिघलने वाला परमाफ्रॉस्ट वुली मैमूथ के रिमेनेंट्स को जाहिर कर रहा है। आखिरी वुली मैमथ 4000 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इस नस्ल की हड्डियां अब नॉर्दर्न साइबेरियन के कई हिस्सों में से निकल रही हैं, जहां परमाफ्रॉस्ट के पिघलते हिस्से इनके रेमिनेंट्स को जाहिर कर रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना इंसान और ज़मीन की क्लाइमेट के लिए एक ख़तरा बना हुआ है, क्योंकि इसके पिघलने के अमल से कई ऑर्गेनिक मैटर बाहर आ रहे हैं जिन्हें वहाँ के मौजूद बैक्टीरिया ने गलाना सड़ाना शुरू कर दिया है, जिसको हम बायोडिग्रेडेशन भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, बायोडिग्रेडेशन तो हर जगह होना लाजमी है। यूं इन साइबेरियन इलाकों में कार्बन और उससे जुड़ी मीथेन गैस का बड़े पैमाने पर एमिशन या अखराज होगा। अब साइबेरिया में सर्गेई ज़ैमोव नामी साइंसदान ने एक हल निकाला है।
मसले से निपटने का एक तरीका यह है कि ज़मीन की लैंडस्केप पिक्चर को दोबारा उसी तरह से तरतीब दिया जाए जैसे हज़ारों साल पहले कुदरत ने इसे बनाया था, जैसा कि आखिरी बर्फानी दौर में हुआ करता था। इसके लिए प्लेइस्टोस पार्क बनाया गया है और जब ये नॉर्दर्न सब आर्कटिक स्टेप ग्रासलैंड इकोसिस्टम के जैसा हो जाएगा तो यहाँ पर बर्फानी हिरन और वुली मैमथ जैसे बड़े हरा चारा खाने वाले जानवरों के साथ गोश्तखोर शिकारी जानवरों को आबाद किया जाएगा जो पहले इस जगह का हिस्सा होते थे। इन जानवरों और पौधों को दोबारा जिंदा करने के इस नज़रिए को डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इसके लिए पहले ही क्लोनिंग साइंस में बड़ी कामयाबियां हासिल हो चुकी हैं और वुली मैमथ के जेनेटिक सीक्वेंस को बना लिया गया है जिसका डीएनए पुराने ऑर्गेनिक मैटर यानी फॉसिल्स से निकाल लिया गया जो तेजी से पिघलने वाले परमाफ्रॉस्ट की वजह से जाहिर हुआ है। हो सकता है कि वुली मैमथ का क्लोन एम्ब्रियो एक फीमेल एशियन हाथी के अंदर लगाया जाए जो उसे पुरानी नस्ल के उस वुली मैमथ के दोबारा इस दुनिया में लाने का सबब बन जाए। मगर साइंसदान इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि जो जानवर पैदा किया जाएगा वो वुली मैमथ नामी जानवर जैसा नहीं होगा बल्कि उससे मिलता जुलता होगा या उसका बहुत ही करीबी रिश्तेदार होगा, यानी हाथी और वुली मैमथ के दरमियान का कोई जानवर होगा। मगर ये एक बहुत बड़ा हरा चारा खाने वाला जानवर होगा जो कार्बन एमिशन और एब्जॉर्प्शन के रेशो को वापस पुराने लेवल के करीब लाने में मदद कर सकता है। और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर पिघलता परमाफ्रॉस्ट जल्द ही क्लाइमेट चेंज और ज़मीन की तबाही का सबब बन सकता है। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या इंसानों को जानवरों और पौधों की डी एक्सटिंक्शन करनी चाहिए जो हज़ारों साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। साइंस अपनी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से इस बारे में अब तक बहुत कम मालूमात रखती है क्योंकि कभी किसी ऐसी चीज़ को वापस लाने के नतीजों का मुकम्मल कैलकुलेशन करना मुमकिन नहीं हो सकता। ये सवालात वो सवालात हैं जिनका जवाब देना नामुमकिन है। तो फिर आखिर हम परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से प्रैक्टिकली कैसे रोक सकते हैं? इस सिलसिले में दुनिया को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की तरफ सीरियस तवज्जो देनी होगी। एनर्जी की बचत करने वाली प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके और क्लाइमेट दोस्त कारोबार के हवाले से लेजिस्लेशन और पॉलिसियों को बना के शायद हम दुनिया के परमाफ्रॉस्ट को महफूज रखने और हमेशा गर्म होने वाले सैयारे के शैतानी चक्कर को रोकने में कामयाब हो सकें। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कुदरत ने क्या फ़ैसला कर रखा है। सो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।